प्राचीन भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी लाइब्रेरी में 1-2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख से भी ज्यादा किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद थे, जिसे इतिहास में हुए एक हमले के दौरान जलाकर राख कर दिया गया। और इन सभी किताबों को जलने में करीबन 3 महीने का समय लगा। सुनने में तो ये थोड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है, लेकिन ये सच है, क्योंकि उस समय में कागज का इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस समय में मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी और लकड़ी की मोटी मोटी छालों पर लिखावट की जाती थी। इसके कारण इन सभी किताबों को जलने में इतना समय लगा। और अगर ये सभी किताबें कागज की होती तब तो ये एक ही दिन में जलकर राख हो जाती। और इन सभी किताबों के जलने के साथ भारत ने अपनी सबसे कीमती चीज गंवा दी, जो था ज्ञान। एक ऐसे ज्ञान का भंडार जो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। बीते 2 दशकों में पश्चिमी देशों ने अपने सैंक्टिफाइड एजुकेशन एंड गाइडेंस के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, जैसे ऑक्सफोर्ड, येल, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड। लेकिन यूरोपियंस की कॉलोनाइजेशन से 1000 साल पहले एशिया में एक सेंटर ऑफ लर्निंग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, जो कि अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए जाना जाता था, जिसे नालंदा महाविहारा ऑफ मगधा के नाम से जाना जाता था। नालंदा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। यकीनन इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट्स का भरपूर ज्ञान देने के लिए यहाँ पर 9 मंजिला लाइब्रेरी बनाई गई थी, जिसमें 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें मौजूद थी। इस यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर बिल्कुल आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटी की तरह ही था, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को 427 सीई में स्टैब्लिश किया गया था। ये 700 से अधिक सालों तक दुनिया को एजुकेट करती रही और इसने कई राजनीतिक और धार्मिक हमलों को सहा, कई सभ्यताओं की शुरुआत और उनके अंत को होते हुए देखा। और टर्क्स के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय करने से पहले लगभग 1 मिलेनियम तक कई महान बुद्धिजीवियों के जन्म से सुरक्षित रहा। 1811 में फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन ने पहली बार इस यूनिवर्सिटी के रिमेन्स देखे, और उन्हें ये नहीं पता था कि ये यूनिवर्सिटी के ही रिमेन्स हैं। वो पूरी तरीके से जमीन के नीचे धंस चुकी थी और उसके ऊपर एक गांव बस चुका था। वेन सैंग के ट्रैवलॉग्स के हिसाब से सर अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इस जगह पर खुदाई करना शुरू किया। वो इस जगह पर पहली एक्सकवेशन 1872 में हुई थी और फिर 1915 से लेकर 1937 के बीच इस जगह के पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स और मोनास्टिक पोर्शन की खुदाई की गई। फिर 1974 से 1984 के बीच एक छोटे प्रकार की भी खुदाई की गई। 1917 में ही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के नोटिस में आर्कियोलॉजिस्ट डेविड स्पूनर ने मॉडर्न डे बिहार में लोकेटेड बालादित्य मंदिर के चारों ओर एक 24 फीट ऊंची दीवार, 600 मिट्टी की मेज और 211 यूनिकली कर्व्ड स्टोन पैनल की डिस्कवरी का डिटेलिंग किया था। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के 1 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास की गई खुदाई को अपने समय की सबसे खूबसूरत मिरेकल में गिना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी की साइट पर पाई जाने वाली एंटीक्वेरियन आर्टिफैक्ट को डेली यूज की चीजें और ब्रॉन्ज रिचुअलिस्टिक मटेरियल के अंडर कैटेगराइज किया गया। नालंदा के पास सैकड़ों आर्कियोलॉजिकल रिमेन के एविडेंस खोदे गए थे, जैसे मिट्टी की मोहरें, टेराकोटा की ज्वेलरी और हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट की मेटल की मूर्तियां। अभी तक नालंदा यूनिवर्सिटी की 30 से 40% की खुदाई पूरी हो पाई है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक्स के यूनिट दिखाई दे रहे हैं। इनमें से हर एक ब्लॉक में 35 से 40 कमरे हुआ करते थे और हर कमरे में सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहता था, और ऐसे 300 से 400 ब्लॉक मौजूद थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। 1915 में डॉक्टर स्पूनर के द्वारा खोजे गए पाला पीरियड के सिंबल और पैनल नालंदा के म्यूजियम में कंजर्व करके रखे हुए हैं। खुदाई के दौरान कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। भागे हुए मंक्स ने मैन्युस्क्रिप्ट को अपने साथ ले जाकर सुरक्षित रखा। इनमें से 3 लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में डिस्प्लेड धरणी सिंह के फोलियो में शामिल हैं। अष्ट सहर्षिका और प्रजना पारमिता एशिया सोसाइटी सेंटर में है और 139 पत्ते और पेंटेड वुडन पेज यार्लिंग म्यूजियम तिब्बत में मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की बनने की शुरुआत कब और कैसे हुई। लेजेंड्स का मानना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी आम के बगीचे पर बनी थी।
जिसकी जमीन को 500 व्यापारियों ने सोने के टुकड़े की 10 कोटी के लिए खरीदा था, जिसे उन्होंने गौतम बुद्ध को उपहार में दिया था। और जो कोटी थी वो उस समय की पुरानी मुद्रा हुआ करती थी। लेकिन आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी BC में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम द्वारा बनवाया गया था। गुप्त वंश के उत्तराधिकारियों ने विश्वविद्यालय के रिलीजियस और एपिस्टेमिक ग्रोथ में इन्वेस्ट किया था और उसी दौरान ही उनके शासनकाल में इमारत में 8 मोनेस्ट्रीज, 11,000 सेल्स और 3 लाइब्रेरीज और करीब 2,000 स्टूडेंट अटेंटिव। 606 से 647 CE के बीच पाला राजाओं की कई पीढ़ियों की दया से नालंदा के आसपास 200 गांव बसे और इंडियन मोनेस्ट्रीज को जो जमीनें दी गई थी, अगली शताब्दी में तुर्क के आक्रमणों को इसी जमीन ने आकर्षित किया। चाइनीज मंक हुएनसैंग ने अपनी किताब में लिखा था कि 3rd और 4th सेंचुरी AD के बाद ही नॉलेज का इंटेलेक्चुअल फ्लो नालंदा में फला फूला। उस समय में जब वो खुद एक स्टूडेंट थे, तब नालंदा के कैंपस में 1510 टीचर और 10,000 मंक्स मौजूद थे। लेकिन मॉडर्न डे के इंडोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का प्रेडिक्शन है कि इसकी संख्या 1,000 से 4,000 के बीच थी। इस यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। नालंदा के मंक्स ने भगवान बुद्ध के सम्मान के लिए बुद्ध रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और परंपराओं के एक सेट का अभ्यास किया था। तिब्बतियन स्कॉलर तारानाथ अपने ट्रेवलॉग्स में लिखते हैं कि तांत्रिक डॉक्ट्रिन और महायाना बौद्ध धर्म के मैजिक राइट्स के टूवर्ड यूनिवर्सिटी के आइडियोलॉजिकल झुकाव के विरोध उस एरिया में कई कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी सामने आई। नालंदा की विरासत को रिप्रोड्यूस करने के लिए पाला रूलर्स ने नालंदा की नई नींव रखी, विक्रमशिला और तक्षशिला को फाइनेंस किया और कई मंक्स और स्टूडेंट को नालंदा से विक्रमशिला और तक्षशिला ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की गई। नालंदा यूनिवर्सिटी में कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया जैसे नीबरिंग कंट्री, यहाँ तक कि ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे दूर के देश से भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे। इस सेंटर ऑफ लर्निंग में मेडिसिन, आर्ट्स, फिलॉसफीज और रिलीजियस स्टडीज जैसे कोर्स प्रोवाइड किए गए। और लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, इसमें लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और मेडिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी मौजूद थे। नालंदा के पास आज के अमेरिकन आईवी लीग कॉलेज के कंपैरिजन हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स थे। बौद्ध छात्र अपने ज्ञान के माध्यम से निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक थे और इस जगह नॉन बुद्धिस्ट स्टूडेंट इसी अननोन नॉलेज को समझने के लिए ट्रेंड किए जा रहे थे। यहाँ के हर स्टूडेंट को अपने गुरु से लगभग 8 साल या उससे ज़्यादा समय तक जुड़े रहने की उम्मीद रहती थी। बुद्ध ने खुद हमेशा एक गुरु के समर्पण स्तर की तुलना एक पिता के अपने बेटे के प्रति प्यार से की है। जिस तरह से आज की यंग जनरेशन को सेट और आईलेट एग्जाम को क्रैक करना टफ और चैलेंजिंग लगता है, इसी तरीके से नालंदा के एंट्रेंस एग्जाम भी चैलेंजिंग और टफ हुआ करते थे, जिसे द्वाराचार्य, जिसे हम लर्नड पंडित भी कहते हैं, कई गेट कीपर और सेपरेट बोर्ड ऑफ टीचर को असाइन करके एडमिशन प्रोसेस हैंडल किया जाता था। चाइनीज फिलोसोफर हुएनसैंग ने कहा था कि एंट्रेंस से पहले एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के लिए कार्यों की एक प्रॉपर सीरीज सेट की गई और वो सीरीज कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1, उन्हें रिलीजियस और फिलोसफिकल हिंदू और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी था। नंबर 2, डिबेट, कन्वर्सेशन और ट्यूटोरियल टीचिंग मेथड का हिस्सा हुआ करते थे। नंबर 3, फाइनल एग्जाम इनोवेटिव मोड्स की हेल्प से कंडक्ट किया जाता था। नंबर 4, स्टूडेंट्स को द्वारपालों के साथ डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना होता था और उनकी ग्रेडिंग सिस्टम एग्जामिनर के असेसमेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल के थ्रू रेगुलेट किया जाता था। यकीनन नालंदा का ज्ञान सभी के लिए नहीं था। उस सदी की सबसे प्रसिद्ध संस्था नालंदा यूनिवर्सिटी का मेन गोल हमेशा अपने स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल लेसन और मोरल कोड प्रोवाइड करना था, जबकि पैट्रियार्कल और रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी ने यह हमेशा देखा कि स्टूडेंट सिर्फ अपर कास्ट और मेल कैंडिडेट ही हो। नालंदा यूनिवर्सिटी के हर मोनेस्ट्री और मंदिर को अलग अलग कार्य दिए गए थे। उनमें बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसे धार्मिक जुड़ाव थे। उन्हें टावर पैनल और मन्नत स्तूप के साथ डिजाइन किया गया। टावर्स पर सजावटी कला, बोधिसत्वों और जटाका की कथाओं के कैरेक्टर को डिपिक्ट किया गया है, जो कि गुप्त वंश की हो सकती हैं। मंदिर के दूसरे भाग में हिंदू देवी देवताओं की आकृति को चित्रित किया गया है। 3rd सेंचुरी में भारत और बौद्ध धर्म के प्रचारक
अशोक ने नालंदा के मूल निवासी भगवान बुद्ध के दूसरे अनुशासक सरिपुत्र के सम्मान में एक स्तूपा का निर्माण किया। नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर 3 हमले हुए थे। पहला हमला 455 एडी से 470 एडी के बीच हुनास, जो कि एक सेंट्रल एशियन ट्राइबल ग्रुप थे, उन्होंने किया, और दूसरा हमला 7वीं शताब्दी में बंगाल के सम्राट गोदाज राजवंश ने किया था, और तीसरा हमला बख्तियार खिलजी ने 1193 एडी में किया, जिसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह करके रख दिया। और इन सभी हमलों के पीछे क्या कारण थे, इसको मैं किसी एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नालंदा को तबाह करने से पहले उसे प्रोटेक्शन देने वाले आखिरी शासक महिपाल इंडियन हिस्ट्री के नेक्स्ट पीरियड में राजपूत और गढ़वाल राजाओं ने अपने ग्रांट्स को ब्राह्मणवादी इंस्टीट्यूशन को दिया। ब्राह्मणवाद की शुरुआत और बौद्ध धर्म का अंत, ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही। 1600 साल पुराने नालंदा को रिवाइव करने की कोशिश की गई, जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव करने का विचार रखा था। पुराने नालंदा को रिवाइव करने के सपने को साकार करने की दिशा में ये पहला कदम उठाया गया। लगभग उसी समय सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार को नालंदा प्रस्ताव प्रेजेंट किया। प्राचीन नालंदा को एक बार फिर से एशिया का केंद्र बिंदु बनाने के लिए इसे फिर से इस्टेब्लिश करने का सजेशन दिया गया, और बिहार की राज्य सरकार ने इस विजनरी आइडिया को अपनाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया और आगे के रास्ते पर भारत सरकार के साथ सलाह मशवरा की। उसी समय नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक सूटेबल प्लेस की तलाश शुरू कर दी गई, और राजगीर हिल्स में 450 एकड़ जमीन को नए कैंपस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया, जो कि पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव 2010 भारतीय संसद में पारित किया गया। 14 सितंबर 2014 को नालंदा यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अपने ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। प्राचीन नालंदा के सिलेक्शन प्रोसेस का सम्मान करने के लिए दुनिया भर के 1000 एप्लीकेशंस में से केवल 15 कैंडिडेट्स को ही इस टफ स्क्रीनिंग के बाद एडमिशन दिया गया। इस नई यूनिवर्सिटी के कुछ नेशनल और इंटरनेशनल पार्टनर्स भी थे, जैसे येल यूनिवर्सिटी, चाइनीज स्पीकिंग यूनिवर्सिटी, यूरोपियन कंसोर्टियम फॉर एशियन फील्ड स्टडी और द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नालंदा के इस नए रूप को बिल्कुल 800 साल पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही बनाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।